नमस्कार, मैं हूँ अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ में मतदान तो हो गए लेकिन जो चौक-चौराहे हैं या जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं या गुड़ा-भाग करने में जुटे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो परिणाम है वो किसके पक्ष में जाएगा। हालाँकि परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता ने किस पर विश्वास जताया, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं अगर पिछला जो परिणाम देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 2-11 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 9 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल किया था। तो अब जो 2024 में चुनाव हुए हैं, उसको लेकर भी जो मतदाता हैं या छत्तीसगढ़ के जनता है, ये जानने का प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि लोग जब तक परिणाम नहीं आ जाते, तब तक इसी बात का कयास लगा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सीट बढ़ेगी, किसकी सीट घटेगी। तो मुझे लगता है कि ये जानने के लिए हम चलेंगे हमें चलना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पत्रकारों से बात करेंगे और मुझे लगता है कि पत्रकारों से अच्छा जो समीक्षा है, शायद अभी कोई ना कर पाए। हालाँकि जो ऑथेंटिक परिणाम है वो तो 4 तारीख को आएँगे, लेकिन 4 तारीख का इंतज़ार करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जो ऊँट किस करवट बैठ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से हम जानेंगे, तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते हैं, राजनीति पर बड़ी गहन नज़र बनाए रखते हैं, उनके नज़रिए से जो छत्तीसगढ़ का परिणाम आने वाला है, किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ हैं संदीप तिवारी, नई दुनिया से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये भी राजनीति पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में क्या स्थिति रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से ये बताएँगे और मुझे लगता है जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं शायद सर के विश्लेषण के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि ऊँट है वो किस करवट बैठने वाला है। सर क्या लगता है जो 11 सीटें हैं उसमें किसका पलड़ा भारी दिखता है वो संकेत थोड़ा दीजिए बताइए? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जो पहला अगर हम डायरेक्ट बात ना करें, कुछ मुद्दों की बात करें, तो इस बार राम का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा, मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी और कांग्रेस की न्याय की बात हुई। अगर हम दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें, अगर जो हमको फीडबैक मिला, उसके आधार पर देखें तो लोगों में एक बात थी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी लोगों में, खासकर राम को लेकर, वो अलग ही दिखी और लगभग इसका असर सभी 11 सीटों पे दिखा। कुछ जगह पर कांग्रेस का जो जातिगत समीकरण है, वो प्रभावी है, जैसे कि वहाँ पे हम कांटे का मुकाबला देख सकते हैं, जैसे कि राजनांदगाँव लोकसभा क्षेत्र, जहाँ पर कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा था। और वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, एक बड़ा चेहरा है ओबीसी वर्ग के और वहाँ पर भाजपा ने जातिगत समीकरण को नज़रअंदाज किया और संतोष पांडे जी को दोबारा जो मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट दिया। तो वहाँ इस तरह की जो सीटें हैं, वहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला है और इस तरह की अन्य अगर सीटें अगर हम जाएँ कोरबा सीट को देखें, वहाँ पे भाजपा ने बड़ा दाँव खेला था। भाजपा के तेज-तर्रार नेत्री सरोज पांडे हैं, उनको कोरबा में उतारा गया था। उनके सामने वहाँ जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की। चलिए वो मैं आप पूरा करिएगा, मैं उसे नाम लिया सरोज पांडे, तो दुर्ग से वो गई वहाँ, क्या उसका भी फैक्टर उनको बोनस में होगा कि वो माइनस में जाएगा? दुर्ग से जाकर कोरबा से चुनाव लड़ना, ये किस फेंक जाएगा उसको भी जोड़ दीजिएगा। देखिए, ये लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य जेबी कृपलानी, वो कभी रायपुर की सीट से भी चुनाव लड़े थे। हालाँकि वो चुनाव कब हार गए का थे। दौर था वो अगर आपने इतने पुराना बात किया और रायपुर ये मतलब खास सीट हो गई अगर उसने ये नाम लिया है आपने तो? अंतर्राज्यीय मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ। मतलब वो रायपुर ने भी बड़े-बड़े चेहरे दिए हैं। बड़े चेहरे दिए हैं और लोकसभा चुनाव में ऐसा ही देखा जाता है। अभी आप देखेंगे कि जब सरोज पांडे को जब भाजपा ने कोरबा से उतारा, तो वहाँ पे इसको माहौल बनाने की कोशिश हुई कि सरोज बाहर की हैं, वो बाहर चली जाएँगी, वो नहीं आएँगी और ज्योत्सना वहाँ की स्थानीय है। ये मुद्दा प्रभावी नहीं रहा। इसका वजह ये है कि देखिए आप कांग्रेस में अगर देखें, तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से 4-4 कैंडिडेट 4-4 जगहों से चुनाव लड़े हैं। अच्छा दुर्ग का पलड़ा मतलब कह सकते हैं पूरे 11 लोकसभा सीट में 4 मतलब ये आप कह सकते हैं लगभग 40% के आस-पास दुर्ग से ही प्रत्याशी दिए। जी, अभी जैसे दुर्ग में अब आप देख सकते हैं कांग्रेस में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनका क्षेत्र है और जब उनकी सरकार थी, तो वहाँ से 5-5 मंत्री थे। वो राजनीति का एक धुरी बन गया है। तो इस बार लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के जो 4 प्रत्याशी हैं, जैसे बिलासपुर से देवेंद्र यादव जी हैं और आपके रामदास साहू भी हैं। महासमुंद से तामध्वज साहू हैं, भूपेश बघेल जी स्वयं हैं। तो इस तरह से प्रत्याशी जो हैं दूसरे क्षेत्र में जाकर जो चुनाव लड़े,
उसका एक अलग माहौल बना। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का कितना अहमियत रखता है, उसका व्यक्तित्व कितना गहरा है और कितनी वो मतदाताओं के बीच अपना पैठ जमाते हैं, ये मायने रखता है। सर जैसे अपन ओवरऑल आते हैं तो 11 सीटों में जैसे कांग्रेस की 2 सीटें पिछले बार थी और मेरे को लगता है कि 2 सीट सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है अब तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद मेरे ख्याल से 5 चुनाव हुए 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई है तो क्या लगता है कि इस बार प्रदर्शन उसका बेहतर होगा या बीजेपी जो बार बार एक नेरेटिव सेट कर रही थी कि 11 की 11 वो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अभी अपने अस्तित्व से यहाँ जूझ रही है और कांग्रेस पिछले लोकसभा में आप देखेंगे, आप पिछला रिकॉर्ड देखिए कि 2018 में जब कांग्रेस 68 सीटों से जीती थी, भूपेश बघेल की सरकार बनी थी। उस समय लोगों को ये उम्मीद था कि इस बार लोकसभा में प्रदर्शन कांग्रेस का बेहतर होगा। तो केवल एक पायदान कांग्रेस आगे निकली थी, 2 सीट मिली थी। 11 में से 2 सीट कांग्रेस को और 9 सीट भाजपा को। इसके पहले का अगर आप चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस को 1 सीट मिली है। इस बार जो है भाजपा ने बहुत मेहनत की है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुत मेहनत की है, कई सभाएँ की जगह-जगह पर सभाएँ की हैं, मेहनत की है और ये जो 11 की 11 सीट जो जीतने की बात कर रहे हैं, वो मोदी सरकार का जो लक्ष्य है 400 पार, उसके तहत वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी 11 सीट है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सीटों में पेच है और वो पेंच वाली सीट बताइए क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग ना लोगों की निगाहें उसी बात पे है और मुझे लगता है कि कांग्रेस फंस गए बीजेपी फंस गई 11 का नारा देके 11 का 11 क्योंकि 400 का टारगेट वो 400 के लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 400 पार करना इतनी आसान बात नहीं है उसमें एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये चीज हमने देखा बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी लेकिन कांग्रेस को पता है कि छत्तीसगढ़ से प्रदर्शन उनका 2 सीट से बेहतर नहीं है, इसलिए उन्होंने ताकत बहुत कम झोंका तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए देखिए, मुझे थोड़ा जानिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि 2-3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। 2 सीट ऐसी हैं जैसे कि एक राजनांदगाँव सीट है जिसको ये माना जा रहा है कि वहाँ कड़ा मुकाबला हो तो सकता उसमें है। मैं जोड़ दूँ टीएस सिंह ने तो मैं 2 दिन पहले परिणाम मतदान के बाद टीएस सिंह छत्तीसगढ़ तक से बात कर रहे थे उन्होंने भूपेश बघेल जी को कहा कि मुझे बधाई देना है। देखिए, टीएस सिंहदेव का जो वक्तव्य है वो अपने हिसाब से बात करते हैं और उनका एक अपना सरगुजा में अपना एक प्रभाव है। फिलहाल इस चुनाव में तो वो कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से मुझे जानकारी मिली कि वो कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से दूर रहे और वो उनका एक आकलन होगा। लेकिन आप देखेंगे कि 2 सीट बहुत काँटे का मुकाबला है। एक तो कोरबा में सरोज कोरबा पांडे भी मुकाबले में कांटे में दोनों वहाँ भी मुकाबला है। मतलब बीजेपी की फंसी हुई सीट है। ये मान सकते हैं, अभी आप क्लीन सीट नहीं बता अच्छा सकते। बीजेपी की फंसी-फंसी कौन-सी सीट है वो वाली बता दीजिए। बीजेपी की लगभग सारी सीटों पे परफॉर्मेंस अच्छा है, हम फँसी सीट हम नहीं बोल सकते, अभी उनकी ऐसी कोई सीट जैसे नहीं लग रही है। राजनांदगाँव टीएस राजनांदगाँव में वो भूपेश बघेल लड़ रहे हैं इसलिए वो सीट मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। देखिए, जहाँ कड़ा मुकाबला है, उसको फँसना ही माना जा हाँ, तो सकता कड़ा है। मुकाबला वाले में 11 में आप कौन-कौन से सीट पे कड़ा मुकाबला मान रहे हैं? 2 सीटें हैं, कोरबा लोकसभा क्षेत्र और राजनांदगाँव लोकसभा क्षेत्र और ये बाकी जो कांग्रेसी सुनेंगे तो मुझे लगता है नाखुश होंगे आपके बयानों से 2 सीट पे आप बता रहे हैं। देखिए, किसी के खुश और नाखुश होने की बात नहीं है। फीडबैक जो मिला है, जो मतदाताओं का फीडबैक है, उसके आधार पर हमने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे थे, जिनको बीजेपी ने बहुत तरीके से लोगों तक पहुँचाया है। आपने देखा होगा कि पोस्टर के ज़रिए जो राम को लाए, हम उनको लाएँगे। तो एक जो इमोशनल कार्ड जिसको बोल सकते हैं, बीजेपी ने बहुत तरीके से खेला है और लोगों के जन-जन की भावनाओं से राम जुड़े हैं। राम को लेकर राजनीति भी खूब हुई है छत्तीसगढ़ में। और दूसरा मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में रहा, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा रहा, आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह से घेरने की कोशिश की थी भाजपा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ पे आकर बार-बार कहते रहे कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं और वो अभी भी कार्रवाई चल रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि अ, पी ईओडब्ल्यू की पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, लगभग जितने भी घोटाले सामने आए, उनकी कार्रवाई भी आपको दिख रही है, ज़मीन पे दिख रही है। सीबीआई भी एक्टिव हो गई है छत्तीसगढ़ में और ईओडब्ल्यू भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है। तो कुल मिला के जो मोदी ने जो उस समय गारंटी दी थी लोगों को, वो कहीं न कहीं ज़मीन पे दिख रहा है, तो उसका असर मुझे लगता है कि इस चुनाव में होगा। रायपुर सीट में वो तो जीत का जश्न भी मन गया, पटाखे भी फूट गए, तो क्या मान सकते हैं कि ये खाना पूर्ति रह गया रायपुर लोकसभा? देखिए, दोनों पार्टियाँ जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस भी 11 की 11 सीट बात कर रही है, भाजपा भी बात कर रही है। अब ये तो आने वाला समय जो है, जो राजनीतिक विश्लेषण भी मान रहे हैं कि कुछ सीटें भाजपा की फँस सकती हैं। 11 की 11 सीट में तो अभी वो 4 जून को आने वाला परिणाम बताएगा। लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले पहले की तरह ही ट्रेंड रहेगा, अच्छा रहेगा।
मुझे उम्मीद है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हैं। सर, लोकसभा की चुनाव संपन्न हो गए, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। अभी चुनाव के बाद वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति पे काफ़ी नज़र रखते हैं आप। किस स्थिति में दिखती है यहाँ की राजनीति? अभी कौन-सी पार्टी कौन-सी स्थिति में दिख रही है? देखिए अजय जी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये 5वां लोकसभा चुनाव है और इसके पिछले जो 4 चुनाव परिणाम आए, उन पर नज़र डालें तो बीजेपी हमेशा आगे रही है, 6 से 7 सीटें जीतती रही है और पिछले 2 चुनाव में तो ये आंकड़ा उसका 10 भी रहा और 11 भी रहा। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का जो रुझान है, वो हमेशा बीजेपी की तरफ रहा है और ऐसे में जब मोदी की गारंटी अब चल रही है, बहुत ज़्यादा हावी है, विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है उसके चलते, तो मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस की गारंटी आई है। कांग्रेस फोकस कर रही है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जीएसटी जो व्यापारी परेशान है, उन पर फोकस कर रही है। और फिर उसने जो 8,300 रुपए जो महीना महालक्ष्मी प्रत्येक योजना। महालक्ष्मी योजना लेकर के आए, वो प्रत्येक महिला को देने की बात है, वो भी कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इन सब के सामने कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रही है, उसमें कितनी गुटबाजी हावी है, उसने कितने चेहरे उतारे हैं, क्योंकि चेहरे आजकल लीडरशिप बहुत मायने रखती है। आपने किन चेहरों को लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है, मतदाता इसको था लेकर के वोट देता है। तो हमने देखा कि कांग्रेस में जो प्रत्याशी हैं, वो रिपीट किए गए, विधानसभा चुनाव में जो लोग हार गए, ऐसे बहुत से लोग लोकसभा चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। तो प्रयोग कांग्रेस ने ज़रूर किए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उसे उतना नहीं मिलेगा जितना वो सोच रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी सामने है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, प्रशासन भी कहीं न कहीं एक तरह से उसे सरकार की सुनना पड़ती है। तो ये सारे मुद्दों पर कांग्रेस कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैक फुट पर है। लेकिन चुनाव परिणाम है, अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आते हैं, इसलिए जब रिज़ल्ट आएँगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि पिछले का प्रदर्शन बीजेपी का 9 सीट पे था, कांग्रेस 2 सीट पे थी। कांग्रेस क्या लगता है कि कुछ और सीटें बढ़ती हुई दिख रही है या बीजेपी का पूरे चुनाव भर कैंपेन एक ही था, कैंपेन में कि 11 सीटें हम जीतेंगे। तो क्या उनकी 11 हो रही हैं, कांग्रेस की प्रदर्शन सुधरती दिख रही है? आपने बात की होंगी सारे 11 सीटों पे समीक्षा की होगी वोटिंग के बाद। तो क्या किसी के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी, किसी के प्रदर्शन में कटौती हो रही है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, संभावित है, हम एक तरफ़ा फैसला नहीं दे सकते हैं बगैर 4 जून का इंतज़ार किए बगैर। और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे संभावनाओं बहुत सारे उलट-फेर हुए थे। 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण से हार गई थीं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को हरा दिया था। तो कोई भी सीट किसी के लिए स्थायी नहीं है, कहीं न कहीं जनता जनार्दन फैसले पलट देती है। तो इन लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है कि फैसले पलटे जाएँ। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि जब चावल बनाते हैं तो एक चावल उठा करके देख लिया जाता है। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों देंगे या बीजेपी को क्यों जिताना चाहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी में जिस तरह मोदी की गारंटी चल रही है, जिस तरह उनके मुद्दे लोगों को पसंद आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा है, जिस तरह से हिंदुत्व के उभार की बात है और आप देखिए कि कांग्रेस ठीक चुनाव के वक़्त में बहुत सारे मुद्दे ऐसे सामने लाती गई जिसके चलते वो नेगेटिविटी आती गई। सैम पैत्रोदा का मामला रहा उसके पहले भी सैम पैत्रोदा को जो बयान आया, फिर खुद राहुल गांधी के जो बयान आए संपत्ति को लेकर के या जातिगत जनगणना को लेकर के, देश अब साक्षर हो गया है, वो अब समझ चुका है कि ऐसे छोटे मुद्दों से अब आपको आपकी नैया पार नहीं होनी है। तो क्या तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रदर्शन सुधरते हुए नहीं दिख रहा है, आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रत्याशियों को देख कर के क्या समझ में लगता है आ वो जाता है। अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या उससे बेहतर हो पाएगी 2019 वाले नतीजे के बाद? क्या प्रदर्शन था? अगर आज 2 11 सीट सीट थी, हाँ। 11 सीटें हैं और अगर आपके पास 2 ही सीटें हैं, तो 25% रिज़ल्ट भी नहीं है आपका। इसके बाद फिर आप 5 साल आपने कितने जनता के लिए काम किए? कितना मोदी को डिफीट करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई? किस तरह से उनके लीडरशिप सामने आई प्रधानमंत्री पद के लिए एक तरह से? तो ये सारे मुद्दे फोकस करते हैं और इसके चलते जनता मतदाता फैसला करता है। तो एक रुझान तो समझ में आ रहा है संकेत तो दे दीजिए कि कांग्रेस के सुखद समाचार मिलेगी या बीजेपी और ज़्यादा उत्साहित मैं होगी? एक ही बात कह सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए बनाएगा और प्रधानमंत्री मोदी सोच सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। उसने जिस तरह न्याय यात्रा निकाली है, नहीं, जिस तरह छत्तीसगढ़ की बात करें।
छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता सीटें बहुत ज़्यादा बन गई, अगर होगा तो 1 प्लस हो सकती है या 1 माइनस हो सकती है। मतलब 2 या 3 सीट 2 या ही 3 सीट। कांग्रेस रहेगी। बिल्कुल, या तो 2-3 हो जाएगी या फिर 1 भी हो सकती है, दोनों चीज़ें। हमारे साथ उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति पे बड़ी अच्छी पकड़ रहती है और राजनीति की विश्लेषण उचित शर्मा के बिना हो मुझे लगता है ये अधूरा होगा। सर छत्तीसगढ़ तक से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब वोटिंग तो हो गए हैं, सबकी निगाहें अब कह सकते हैं 4 जून पर तो टिकी हुई है लेकिन लोगों को चर्चा करने का विषय ये बन गया है कि आखिर 4 जून से पहले लोग कयास लगा रहे हैं कि किसकी सीटें बढ़ रही है, किसका प्रदर्शन डाउन जा रहा है। तो आपने मतदान के बाद निश्चित रूप से पूरे 11 सीटों पे आकलन तो की होगा, क्या किया होगा? क्या कहता है आपका आकलन पूरे 11 सीटों पे अगर? देखिए, बहुत टफ फाइट है, नो डाउट कि बहुत अच्छे मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ मूवमेंट की है। छत्तीसगढ़ में वो जो चाहती है कि 9 के ऊपर सीट आए, उनके प्रयास बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश और बहुत एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत मैच्योर पॉलिटिकल कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी बोलना चाहिए इसको तो। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने कह एंटरप्रेन्योरशिप सकते हाँ, हैं। मतलब एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी मैं कहूँगा इनको कि बहुत अच्छे उनके कोशिश है और इस बार वो चाहती है कि 9 से वो थोड़ा आगे बढ़े और 11 तक जाए। 100% सीट जो राजस्थान में उन्होंने की है, मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम था, लगभग गुजरात में, तो वही परफॉर्मेंस आती है। लेकिन जब वास्तविक दौर आप देखें कि ये पहला चुनाव है, जब कांग्रेस 5 साल शासन करने के बाद लोकसभा में गई। 5 साल शासन किया छत्तीसगढ़ में, भूपेश सरकार ने, ये कांग्रेस बड़ी सरकार बात ने। बताई आपने, बोली है कि पहली बार कांग्रेस को मौका मिला है 5 साल काम करने का और फिर अपना लोकसभा काम में गई। काम बताने का कि हम छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, इससे तो पहले उन्होंने केवल 3 साल शासन किया था, अजीत जोगी वो भी के टाइम खींचतान चला पूरा। पाकिस्तान चला था। लेकिन 5 साल उन्होंने कंप्लीट शासन किया, अपनी रीति-नीति चलाई, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। किसान न्याय योजना वगैरह किसानों को जो लाभ मिला है, उन्होंने बोनस मिला है, उनकी रूरल इकोनॉमी अच्छी रही, गाय, गोबर, गौमूत्र में अच्छे काम हुए हैं, रूरल में छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेके काफ़ी अच्छी बातें हुई, भूपेश काका अपने आप में एक ब्रांड बने, तो 5 साल काफ़ी मेहनत उन्होंने की, तो उस नाम के साथ उस 5 साल शासन करने के बाद वो अब पहली बार लोकसभा चुनाव में गए, तो ज़ाहिर है कि इतने लाइटली उनको लिया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने भले ही करप्शन अकूट करप्शन हुआ हो, बहुत सारे लोग जेल में हैं, दर्जनों उनके नियर एंड डियर जेल में हैं भूपेश के, बावजूद उसके लेकिन जनता अभी भी भूपेश काका के नाम से उनकी थोड़ी-सी टीआरपी है। मतलब छत्तीसगढ़ में तो ये वो हो गया है कि बीच चौक में अगर कोई काका चिल्ला दिया तो वो मुड़ता नहीं है, सोचता है कि भूपेश बघेल क्यों नहीं भूपेश आ काका गए। कोई आवाज़ दिए हाँ। उन्होंने, तो ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जनता चाहती है, हालाँकि भाजपा से नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि आप देखिए कि 9 सांसद रहे, रेलवे हमारे यहाँ कोई इश्यू नहीं उठाई, रेलवे में इतनी तकलीफ़ें रहीं, कोई इश्यू नहीं उठाए, एयरपोर्ट में पार्किंग को लेके आए दिन लड़ाई-झगड़े, उसको लेके कोई बड़े शिद्दत से काम नहीं हुए। लोगों की निष्क्रियता सांसदों की देखी गई। सवाल कई सांसद तो ऐसे जिन्होंने सवाल ही नहीं किए। आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे, कई सांसद थे तो सवाल भी नहीं किए। सवाल ही नहीं कर पाए। 5 साल में आप देखिए तो ये 9 सांसद थे। लोगों में अपने सांसदों की निष्क्रियता के प्रति संदेश है, इसीलिए कैंडिडेट बदलने की आवश्यकता भी पड़ी। वहीं पे लोगों मतलब की 2 नाराज़ 2 लोगों को ही रिपीट किया। बाकी लोग को तो उन्होंने वो मेरा ख्याल था ट्रायल बेस पे विधानसभा में डाला 4 लोगों को आकलन करने के लिए कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं तुम लोगों को प्रूव करके दिखाओ और सैंपलिंग सैंपलिंग थी मुझे लगता है हालाँकि वो सैंपलिंग में पास हो गए। पास हो गए तो वो सैंपलिंग थी। वहीं पे आप देखिए कि 2 लोगों को उन्होंने पूर्व को उतारा, संतोष पांडे और बघेल जी, दुर्ग हाँ, से। हाँ। 9 बदल दिए। 9 बदल दिए उन्होंने। तो ये एक प्रयोग था, प्रयोग में बहुत हद तक वो सफल रहे, लेकिन मुझे इस बार नहीं लगता कि 3-3 4-4 लाख से जो जीत के आ रहे थे, वो जीत संभव हो पाएगी। एक रायपुर को अगर आप छोड़ दें कि रायपुर में ह्यूज मार्जिन के साथ उम्मीद की जा सकती है, भूपेश बृजमोहन अग्रवाल जी का अपनी वर्चस्व है, कभी हारे हुए नहीं हैं, वो लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं और राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। वो तो ब वो बधाइयाँ भी हो गई, पटाखे फूट गए, मिठाई बँट गई बीजेपी कार्यालय में। वो उनका अपना एक ऑरा है, उनके अपने संबंध हैं, उनके लिए सभी राजनीतिक दल के लोग काम भी करते हैं। वो आप जो बृजमोहन जी की खास बात ये है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो किस राजनीतिक दल से है, ये भी आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये जो कार्यकर्ता है, वो भाजपा से है कि अन्य दल से है। व्यक्तिगत उनके नाम। व्यक्तिगत उनके अच्छा संबंध इसीलिए हैं। मेरे ख्याल से कह रहे हैं क्या कि पूरे देश में हम अधिक मार्जिन से एक तो आप मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1+1 हो गए हैं, मोदी और बृजमोहन।
ब्रिजमोहन जी का अपना एक अलग नाम है, एक और 11 एक और 11 कर दिए, बाकी जगह एक और एक 2 हो रहा है, लेकिन रायपुर लोकसभा के लिए एक और 11 हो रहा है। यही कारण है कि ये होर्डिंग लग रही है क्या कि देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने के रिकॉर्ड बनाएंगे? रिकॉर्ड बनाने की वो कोशिश है। मैं कहूंगा कि 1 और 11 नहीं, ये एक 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 111 है। ये है कि एक बीजेपी अपने आप में है, अच्छा, दूसरा 3 हो गए, तो दूसरा मोदी ब्रांड है, बड़ी बात है। तीसरा ब्रिजमोहन अपने आप में एक ब्रांड है। तो ये 1 + 1 + 1 111 आप इसको बोल सकते हैं ये जैसे होगा। आपकी सबसे नियरेस्ट या कह सकते हैं सबसे क्लोज किस लोकसभा में रही? रायपुर तो बात ही लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे नियरेस्ट बोलते हैं बहुत क्लोजली आपने किस सीट पे नजर रखी? महासमुंद, क्या? महासमुंद में आप देख हाँ। सकते हैं, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट जो है, महासमुंद लोकसभा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिकली आप देखिए दुर्ग के कैंडिडेट को सबसे सीनियर कांग्रेसी को वहाँ से उतारा गया। इस स्ट्रेटेजी के तहत क्योंकि वहाँ पे साहू समाज के वोटर्स ज़्यादा हैं, साहू समाज के वो इम्पैक्ट करते हैं, वो ज़्यादा लामबंद होते हैं, वो एक संगठित समाज है। साहू समाज ने ही भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पे पहुँचाया, ये बात भी सत्य है। वो उस बोला जगह से कि ओबीसी में जाते हैं। ओबीसी में जाते हैं, तो वही जो दुर्ग जो महासमुंद की जो लोकसभा है, साहू वोटर्स बहुत इफेक्टिव है। वही बहुत सीनियर व्यक्ति को उन्होंने उतारा है। समाज के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, इकलौते सांसद जीतने वाले भी वो रह चुके हैं। जब 10 और 1 की हाँ, जब स्थिति 10 थी, और 1 में थे। तब इकलौते सांसद थे। तो समाज में काफ़ी उनका सम्मान है, थोड़ी-सी नाराज़गी ज़रूर हुई थी 18 से 23 में, लेकिन अभी उन्होंने सँभाला हुआ है। तो मुझे जो लगता है कि काफ़ी इतना आसान नहीं है, भाजपा के लिए सभी की सभी सीट जीतना। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि कुछ सीटें मूल मुद्दे पे अगर बोल दो, कुछ सीटें अगर छोड़ दें, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये चीज़ें अगर आप छोड़ दें, तो बाकी जगह मैं 7 जगह इनकी टफ फाइट के रूप में इसको देखता अच्छा, हूँ। 7 पे टफ फाइन है, बहुत नियरेस्ट है ना? क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक बेहतर 2 रहा है। 5 चुनाव हो गए छत्तीसगढ़ बनने के बाद और उनके बेस्ट प्रदर्शन 2 हो गए। तो अब मतलब कि उस 50.3% था इस साल भाजपा का, जो 50% से ऊपर शेयर, वोट शेयर जो है, जो राष्ट्र के 4-5 राज्यों में था, उसमें से एक छत्तीसगढ़ भी था, जिससे 50.78% के आसपास था। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस उसमें डेंट मारेगी। वो जो डेंट है, वो 50.78% है भाजपा के खेमे में, उसमें कांग्रेस चोट पहुँचाने की कोशिश करेगी। भले ही सीट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ना हो, ये 4 और 5 में कन्वर्ट ना हो, लेकिन उम्मीद है कि उसमें सेंधमारी अवश्य भारतीय कांग्रेस उसमें करते हुए सफल नज़र आ रही है। जितना गंभीरता से अब कांग्रेस को आप विश्लेषण करके बता रहे हैं गंभीरता से लिया, उतना गंभीरता तो कांग्रेस नहीं लिया आला कमान छत्तीसगढ़ में। तो उसका क्या कारण रहा? उसके देखिए, बाद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय संगठन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेसियों का कोई रोल नहीं है। व्यक्तिगत कैंडिडेट। एग्जैक्टली दूसरा नहीं, जनता खुद से आप देखिए 77 में भी जनता, 89 में भी जनता ने ये सब परिवर्तन लाया था। पार्टियों का कोई भी राजनीतिक दल में आप सोच रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर वोट परसेंटेज फर्क आएगा और डेंट लगेगा, इसमें मैं ये भी क्या अपना सबमिट कर रहा हूँ आपको कि इसमें कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी का कोई मेहनत नहीं है। अच्छा, मतलब ये स्वयं का मतलब आप कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पे ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय मान लीजिए या कांग्रेस बोल दीजिए, एक ही बात है। दिल्ली के भाग्य से छीके फूट रहे हैं, ये वो वाला किस्सा है। ये देखिए इन्होंने स्ट्रेटेजिकली भूपेश बघेल को राजनांदगांव में भी साथ दिया, उस क्षेत्र से बाहर नहीं दिया। स्टार प्रचारक के बहुत बड़े बड़े लोग आए नहीं, हालांकि प्रियंका की उनकी विजिट हुई है, लेकिन और लिमिटेड 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 हुई। तो हालांकि ये जो है, जनता थोड़ा-सा भाजपा से नाराज़, अपने सांसदों से, भाजपा एग्ज़ैक्टली करना ठीक नहीं होगा, अपने सांसदों से नाराज़ थी। अगर लखमा की बात ना हो और बस्तर संभाग की बस्तर सीट की बात ना हो तो मुझे लगता है कि विश्लेषण अधूरा रह जाएगा। बस्तर पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। बस्तर की कांकेर और बस्तर दोनों पे निगाहें टिकी क्योंकि पिछली बार का जो जीत था भाजपा का भले ही जीत गई लेकिन मार्जिन बहुत कम था। देखिए 6,700 की मार्जिन थी। वीरेश ठाकुर जो है पुराने लगभग 20 साल 25 साल से मैं खुद भी कार्यकर्ता उनको देख रहा हूँ, बहुत मेहनती कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ सिपाही हैं। पिछली बार भी 6,700 के आसपास से वो हारे थे, बहुत कम मार्जिन बावजूद इसके, जब 4-4 लाख वोट से लोग जीत के आ रहे थे। लेकिन इस बार आरएसएस ने वहाँ बहुत काम किया है। अभी मुद्दे दूसरे हैं, धर्म भी है, धर्मांतरण भी है और आरएसएस भी है। तो अभी जो मुद्दे चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी इतर है। लेकिन बस्तर की आप बात करें तो बस्तर के, जिन्हें मैं कहूँगा कि बस्तर के जो लालू हैं, वो है कवासी लखमा और उनकी अपनी एक टीआरपी है, उस ब्रांड क्षेत्र एम्बेसडर में है ब्रांड खुद के। एम्बेसडर हैं खुद के, और बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं।
बहुत सीनियर लीडर है और वो जानते हैं कि इसको वोट पर कैसे तब्दील करा सकते हैं जनता को। तो जनता के बीच रह के वो जनता में मतलब एक तो छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात थी, ये आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। इन्हें तो आदिवासी होने पे इनको गर्व महसूस कराने का प्रयास वो करते हैं। और आप जब क्षेत्र में जाएँ तो आप दोनों को कंपेयर करें कि आप कश्यप जी के जानते हैं या लखमा जी को जानते हैं, तो बोलेंगे नहीं लखमा जी हमारे यहाँ के हैं, हम लखमा जी को जानते हैं। तो अक्सर वो आप उनको पाएँगे कि लखमा जी की अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू उधर है। कांग्रेस की ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा लखमा की ब्रांड वैल्यू आपको बस्तर में नज़र आएगी। आपकी पूरी विश्लेषण सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो अपना टारगेट सेट कर रखा था 11, मुझे लगता है कि वो टारगेट सेट करके फँस गई क्या? देखिए उनका उन्होंने तो क्योंकि छोटे से बड़े नेता सब यही बोलते हैं 11 के अब 11। अब की बार पिछली बार भी अब की बार 65 पार, हाँ, 18 में। हाँ, 5 उधर से नहीं। अब की बार 400 पार, हाँ, अब की बार 75 पार, 23 में उन्होंने विधानसभा में किया था, अब की बार 400। तो ये जो आंकड़े हैं, जब भी और इस कांग्रेस ने तरीके कहा था विधानसभा में 75 पार। हाँ, इस उसको भी तरीके झंडा बता हाँ, दिया। इस तरीके के जब भी आंकड़े दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता बैठ जाते हैं। कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि कार्यकर्ता जब भी आप इस तरीके से बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि जब 400 सीट आ ही रही है तो हम घर से निकल के करेंगे क्या? ये चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरीके की बयानबाज़ी से हमेशा से चोट पहुँचती है। जब भी आप इस तरीके के बयान करते हैं तो उसके इतरी परिणाम आते हैं। मतलब छत्तीसगढ़िया ओवर कॉन्फिडेंस को हमेशा दरकिनार करता है मतदाता। एग्ज़ैक्टली ये तो पूर्व के अनुभव से देखा गया है। निश्चित रूप से लंबे समय से मांग उठती रही आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी ने वो मांग पूरी भी कर दी। ऊपर से विष्णुदेव साय सांसद भी रह चुके हैं, कह सकते हैं जसपुर लोकसभा से आते हैं, ये रायगढ़ लोकसभा से, सरगुजा संभाग से आते हैं, लेकिन सीटों का अंतर अलग हो जाता है। संभाग अलग है, लेकिन सरगुजा संसदीय सीट अलग हो जाता है। वो जसपुर के रहते हैं, संसदीय सीट रायगढ़ हो जाता है। तो उनके साथ दो चुनौती हो गई, रायगढ़ और जसपुर को अपने पाले में लाना, क्योंकि रायगढ़ हारेंगे तो कहेंगे आप अपना घर हार गए, सरगुजा हारेंगे तो कहेंगे आप सरगुजा संभाग के मुख्यमंत्री दिए, आप सरगुजा हार गए। तो क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उन पे चुनौती 2 सीट की भले हो, लेकिन वो ज़्यादा हो गई क्या? नहीं देखिए, आप प्रदेश हार गए ये भी कह सकते हैं कि आप प्रदेश के अच्छा हाँ, मुख्यमंत्री ये हैं। भी। अगर ऐसे से ज़्यादा होता है तो आप राष्ट्रीय स्तर पे आप प्रदेश हार गए ये भी कहा जाएगा। तो ये हालाँकि ज्योग्राफिकली आप देखें तो उनको दोनों सीट की ज़िम्मेदारी उठानी लायबिलिटी एसेट दोनों है। देखिए फ़ायदा भी उनके खेमे में जाएगा और नुकसान भी उनके खेमे में जाएगा। ये हम सब राज्य स्तर की बात करें, तो जब राष्ट्रव्यापी बात करें तो आप प्रदेश में हार गए, ये भी तोहमत उन पे लग सकती है अगर थोड़ी-सी हो। हालाँकि ऐसी उम्मीदें कम दिख रही हैं। अच्छे रिज़ल्ट के साथ तो आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद वोट परसेंटेज में वो कर रहे हैं पिछले से ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा-सा डाउट ज़रूर मैं लग रहा है। अब एकदम फाइनल एकदम कट टू कट पूछूँगा, कांग्रेस की कितनी सीटों की उम्मीद है और बीजेपी को कितनी सीटों की? मैं इस पे कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता जी, लेकिन ये है कि बेहतर परफॉर्मेंस पिछली बार मैं से बचने नहीं दूँगा, बस ये बताइए कि 2 से आगे जा रही है क्या कांग्रेस? ये बताइए। उम्मीद देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि 7 सीट पे आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस आ रही है कि भाजपा आ रही है। सातों बड़ी सीट बात पे कही है आपने। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि महासमुंद आप नहीं कह सकते, बस्तर नहीं कह सकते, कोरबा नहीं कह सकते, चांपा जांजगीर नहीं कह सकते, इवन सरगुजा आप नहीं कह सकते कि 20 कौन-सी सेकंड में हम कोरबा की बात कर लेते हैं। जी। दुर्ग से उठा के बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता को कोरबा भेजा और कोरबा में कह सकते हैं कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। नेता प्रतिपक्ष स्वयं है और उनकी पत्नी कह सकते हैं सांसद हैं और कांग्रेस की इकलौती सीट है, कह सकते हैं दूसरी 2 सीट है, उसमें 1 सीट कोरबा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बड़ी अपनी प्रतिष्ठा दांव पे है और पूरी ताकत उसमें झोंकी। तो क्या लगता है वो सीट पे कैसा आपने अब तक देखिए, समीकरण में देखा? सबसे ज़्यादा वो 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का फ़ोकस था। एक कोरबा, एक बस्तर, क्योंकि ये दोनों सीटें उनके पास थी नहीं। हाँ, अच्छा मार्जिन भी बहुत कम थी। आप देखिए कि जो सीट जीत के आए, बहुत कम मार्जिन से दोनों सीटें आई हैं। दोनों सीटें। 26,000 से कोरबा आई हुई है। तब की एक मोदी वेव था उस समय। 19 में आप मोदी वेव सोच सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा, स्पष्ट तौर पे कहूँ कि मोदी वेव मैं 24 में नहीं कहूँगा छत्तीसगढ़ में था। जो 19 में था, अभी नहीं है। अभी आपकी व्यक्तिगत है, पार्टी की छवि है, आपके लोग की जो चुनाव में खड़े हुए हैं लोकसभा के लिए, उनके अपने गुण-दोषों के आधार पे वोट हो रहे हैं। मोदी का एक फेवर जो था 19 में एक वेव था, वो अभी नहीं दिखती। कोरबा की बात करें, तो शुरुआती दौर में बाहरी और बिहारी का ठप्पा लगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहीं सरोज पांडे पे, हुँ, हुँ। बाद में स्थिति सँभाली। लेकिन
चूंकि उसपे आदिवासी बेल्ट भी आते हैं, पुराने गांव भी आते हैं, तो वो महंत जी एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं। परिवार आप उनको देखिए, शुरू से आप देखिए तो कई बार जीते हैं, कई बार हारे हैं, कई बार जीते, कई बार हारे हैं। तो महंत जी जो है असल, उनकी जो मेहनत है, वो एक मंझे हुए अविभाजित मध्य प्रदेश से वो बड़े मंझे हुए नेता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो एक टफ फाइट के रूप में मैं इसको कोरबा को देखता हूँ, और बहुत क्लोज मार्जिन के साथ, छत्तीसगढ़ की आप ये कहें कि बहुत क्लोज मार्जिन के साथ अगर कहीं कुछ होगी, नो डाउट कि बहुत आक्रामक शैली से सरोज पांडे जी ने वहाँ प्रचार प्रसार किया, बहुत दबंगाई से उन्होंने दुर्ग से आके यहाँ पे काम किया। अपना अपने जो गृह जिला उन्होंने छोड़ के कोरबा जिले में जो काम किया है, वो अभूतपूर्व है। बहुत, लेकिन चूंकि ये तो उनका होम टाउन है, महंत जी का परिवार का, उनके पिता का, तो उनका अपना एक ऑरा है, अपना एक वर्चस्व है, अपने लोग हैं। तो ये इसे क्लोज फाइट के रूप में मैं इसे देखता हूँ कोरबा की सीट को, और काफी क्लोज फाइट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद उचित जी। तो ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उचित शर्मा थे। मुझे लगता है कि इनकी विश्लेषण को सुन के अब मुझे लगता है कि आप परिणाम तक या अभी तक आप संशय में थे कि किस सीट पे कौन भारी है। बीजेपी के दावे थे 11 की 11 सीट का, कांग्रेस कहती है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप भी जो 4 तारीख को, हालाँकि ऑथेंटिक परिणाम 4 तारीख को आएँगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस परिणाम के आस-पास निश्चित ही पहुंच पाए होंगे। अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।